जुर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपराधी हो या पेशावर मुजरिम हो या कोई वजह हो। कई बार इस रास्ते पे बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग, जीनियस लोग भी जुर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिससे मतलब कहा जाता था उसका जो दिमाग था इतना जहीन और इतना जीनियस था कि शायद उसका आईक्यू लेवल आइंस्टीन के बराबर था। 167 का आईक्यू लेवल था उसका। और कहा जाता है जिसका आईक्यू लेवल 130 तक हो वो जीनियस है। तो आप लोग सोच सकते हैं 130 से ज़्यादा कितना ज़्यादा था उसका आईक्यू लेवल। जो 25 साल के उम्र में प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन 20 सालों तक अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को नचाता रहा और कोई भी उसे पकड़ भी नहीं पाया। तो कहानी उस शख्स की है जो जीनियस था, तो जिसे आप लोग जीनियस भी कह सकते हैं, सरफिरे भी कह सकते हैं और एक टेररिस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए उस सरफिरे की कुछ कहानियाँ आप लोग को बताते हैं और सुनाते हैं उस जीनियस की। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना अमेरिका के एक लड़के का है जिसका नाम डेट केजेंसी था, जो 1942 में अमेरिका के शिकागो में पैदा हुआ था। बचपन से ही वो ब्रिलियंट था और जीनियस था। मैथ में तो उसका कोई भी टक्कर, कोई भी हिसाब ही नहीं था। वो चैंपियन कहा जाता था जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था। उसका जब आईक्यू लेवल चेक किया गया तो पता चला 167 है। किसी भी एग्ज़ाम में कभी सेकेंड आया ही नहीं, बस फर्स्ट भी आया करता था और कोई भी उससे तेज पढ़ने में भी नहीं था। वो जहाँ जाता था वहाँ सब कोई उसके दीवाने, उसके चाहने वाले हो जाते थे। मात्र 16 साल की उम्र में उसे एक नामचीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से वो मास्टर करता है, फिर मैथमेटिक्स में पीएचडी करता है। और ये सब करने के बाद फिर से वो सोचता है कि आगे मुझे फिर से कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। शुरू से आखिरी तक हर एग्ज़ाम में पहला नंबर आता था, कभी सेकेंड वो आया ही नहीं और हर एग्ज़ाम को आसानी से वो पास कर लिया करता था। उसको एग्ज़ाम पढ़ाई बच्चों का खिलौने जैसा लगता था। उसके रिजल्ट पे ही उसका एग्ज़ाम देखा जा सकता था। फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब पढ़ चुका हूँ, अब मैं दूसरों को पढ़ाऊँगा। उसके बाद वो पीएचडी पूरी करने के बाद कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और वहां पे जाके एक बकरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी करने लगता है और वहां पे कुछ सालों तक बच्चों को पढ़ाता है। यानी कि 25 साल के उम्र में वो प्रोफेसर बन जाता है। अब 1971 आ जाता है। 1971 आने के बाद वो सोचता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं जो चीज़ कर सकता हूँ तो शायद कोई और नहीं कर सकता है। तो क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहे, क्यों ऐसा करना, चलो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ लोगों को दिखाते हैं। फिर 1971 में उसने इस्तीफ़ा दे दिया और प्रोफेसर के जॉब से वहाँ से वो निकलता है। फिर लिंकन शहर पहुँच जाता है। लिंकन शहर जाने के बाद वहाँ पे एक वीराने में वो जाता है और वीराने में एक झोपड़ी बना के रहने लगता है। जब वो वीराने में झोपड़ी बना के रहने लगता है तो उसके घर वालों को भी पता चलता है। तो घर वाले भी, बहुत लोग उसको बोलते हैं कि तुम घर पे आ जाओ, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहीं पे सही हूँ। अब जो भाई रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, वो भी बोलते हैं छोड़ो, जाने दो उसको, वो नहीं आना चाहता है तो उसको हम लोग क्या करें। अब घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं उसकी खोज खबर करना। फिर धीरे धीरे करते करते 7 साल बीत जाता है, यानी कि 1978 आ जाता है। यानी कि वीराने में जाने के बाद एक अजीब सी चीज़ होती है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम क्रिस्टन यूनलोग होता है। वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनके घर पर एक कर्मचारी पहुंचता है और कर्मचारी पहुंचने के बाद उनको एक पार्सल देता है। वो जो प्रोफेसर रहते हैं वो पूछते हैं कि ये किसने भेजा है और कहाँ से आया है। तब वो कर्मचारी बताता है कि ये किसी ने नहीं भेजा है और आपके नाम पे ये पड़ा था, यूनिवर्सिटी में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको ला के ये चीज़ दे दूँ।
अब प्रोफेसर साहब को थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कोई देता तो पता रहता है, कहाँ से आया है ये भी पता नहीं है, कौन भेजा है ये भी पता नहीं है, तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और वहाँ पे पुलिस आती है। और पुलिस आने के बाद जैसे उस पैकेट को खोलती है, उसमें से एक धमाका होता है और धमाका होने के बाद पुलिस भी घायल हो जाती है। उसमें एक पैकेट बम होता है जो ज़्यादा तो ज़ोरदार नहीं होता है। प्रोफेसर साहब को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो दूर पर रहते हैं और पुलिस वाले कुछ चोट उठाता है। फिर पुलिस जुट जाती है उसको खोज खबर करने में और पता लगाने में कि आखिर में ये बम किसने भेजा था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रहता है जो फिजिक्स का स्टूडेंट रहता है, उसके पास भी ऐसा ही एक पैकेट बम आता है। जब वो भी इस पैकेट को खोलता है तो वो भी जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, यानी कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। अब तीसरी बार कुछ महीने बीते रहते हैं, 8 या 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद अमेरिकी फ़्लाइट में जो शिकागो से वाशिंगटन जा रही होती है, यानी कि 125 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर के साथ में, उसमें अचानक धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग किया जाता है और जहाँ पे लगेज रखा जाता है वहीं से धुआं निकल रहा होता है। जब उसमें भी जाकर देखा जाता है तो पता चलता है उसमें भी एक पैकेट में एक बम है, लेकिन वो फूटता नहीं है, फिर कैसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद पहली बार FBI जो अमेरिकी एजेंसी है उस केस को सीरियस लेती है और पता लगाने लगती है कि ऐसे पैकेट बम किसको किसको आया था। अब पहला पता चलता है कि प्रोफेसर को आया था और दूसरा स्टूडेंट को आया था और तीसरी इस अमेरिकी फ़्लाइट में, लेकिन कुछ भी खास पता नहीं चलता है कौन भेजा है, कहाँ से आया है, क्योंकि भेजने वाला बहुत शातिर होता है, चालाक होता है। अब और कुछ दिन गुजरने के बाद चौथा जो पैकेट बम रहता है वो यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक पर्सी बूट, उनको भी एक पैकेज मिलता है और पैकेट मिलने के बाद शायद वो उस पैकेट के ज़्यादा करीब रहे होंगे, जैसे उसको खोलते हैं उनके मौके पे ही मौत हो जाती है। अब FBI और जांच करने लगती है और जांच करते करते ऐसे में 1985 आ जाता है, यानी कि 1978 से 1985 तक लगभग दर्जनों बम पैकेट ऐसे जगह जगह भेजे जाते हैं। फिर 1987 में FBI को एक पहली बार एक सबूत मिलता है, जो एक बम भेजा गया रहता है जिसमें एक घायल हुआ था, वहाँ के एक CCTV कैमरा में एक शख्स नज़र आता है। अब FBI ने स्केच बनाया, फिर पता लगाने लगी पुलिस कि आखिर में कौन शख्स है जो ऐसे बम भेजता है और लोगों को मारता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फिर धीरे धीरे 1987 से अब 1993 आ जाता है और FBI जितने भी सबूत मिला रहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ रहता है और उसका भी कुछ भी हो नहीं सकता था। फिर 1994 आ जाता है और एक वकील को ये पार्सल बम मिलता है और उसका मौत हो जाता है। फिर एक नोट मिलता है और ये नोट मिलता है कि ये कंपनी के लिए काम करता था, तेल कंपनी के लिए, इसीलिए इसको ये सज़ा दी जा रही है। अब धीरे धीरे 1994 से 1995 आ जाता है और 95 में एक लकड़ी के बड़े व्यापारी कारोबारी को ये एक पार्सल मिलता है, जहां उनको भी मौके पे मौत हो जाती है। यानी कि 17 साल हो गए होते हैं इस सिलसिले को चलते हुए, लेकिन 17 सालों में दर्जनों पार्सल बम और बहुत से लोग घायल हुए रहते हैं और बहुत से लोग मर गए रहते हैं, लेकिन पुलिस को अभी भी पता नहीं रहता है कि आखिर में ये बम कौन भेज रहा है, कौन लोगों को मार रहा है, कौन लोगों को तड़पा रहा है। अब लगभग 3 लोगों की मौत हो गई रहती है और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल हो चुके रहते हैं। फिर बाद में FBI इस केस को यूना बेम्बर इसको नाम दिया जाता है। फिर FBI $10 लाख का इनाम रखती है और कहती है कि जो भी इसके बारे में कुछ बताएगा उसको $10 लाख दिया जाएगा, जो करीब अभी 7-8 करोड़ रुपए होंगे इंडिया के। उस टाइम कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। अब 1995 में तभी न्यूयॉर्क टाइम को, जो वहाँ का एक लोकल अखबार है, उसको एक लेटर मिलता है और लेटर मिलने के बाद 2 लेटर मिलता है। 2 लेटर में साफ साफ लिखा रहता है, एक धमकी भरी और एक रिक्वेस्ट भी रहता है। एक में लिखा रहता है, अगर
आप लोग जो मैं चीज़ भेजा हूँ इसको अपने अखबार में नहीं छापा तो ये बम चलता रहेगा, लोगों को मैं ऐसे तड़पाता रहूँगा, लोगों को ऐसे मारता रहूँगा। लेकिन अगर आप लोग इसको छाप दोगे तो ये सुतली वाला चाहे पैकेट वाला जितने भी बम हैं ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगा। अब लेटर मिलने के बाद जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार होता है वो FBI से भी मिलता है, वहाँ के पुलिस वालों से भी मिलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि आखिर में हम लोग करें तो क्या करें। फिर वो लोग करते तो क्या करते, बोलते हैं कि इसमें कुछ गलत भी नहीं लिखा हुआ है, एक तरह से सही है, छाप देंगे तो। लेकिन शायद पुलिस इस चक्कर में रहती है कि उस बम भेजने वाले का पता चल जाए, जिस राइटिंग में लिखा हुआ है, जिसने लिखा हो शायद कोई पहचान जाए, इसके लिए पुलिस मंजूरी दे देती है। और वो जो लेटर लिखा रहता है, जो भी वो बात उसमें लिखा रहता है, वो पेपर में छाप दिया जाता है। अब पेपर में छापने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं, वो पार्सल बम जाना तो रुक जाता है। लेकिन करीब 6 महीने के बाद एक शख्स FBI के पास जाता है और बोलता है कि साहब आपने कुछ महीने पहले जो एक लेटर लिखा था तो मेरे को मालूम है वो लेटर किसने भेजा था और कौन लिख रहा था। अब FBI बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बताता है कि मेरा नाम डेविड कजेंसी है। तब FBI उन लोगों से बोलती है कि आपको तो 6 महीना हो गया, आज आ रहे हैं। तो बोलता है साहब मालूम तो उसी दिन पता चल गया था, लेकिन मैं कंफर्म पता करना चाहता था क्या वो वही शख्स है या कोई और है। फिर मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसके पीछे उसको पता लगाने के लिए लगाया और आज ही सुबह पता चला है कि हाँ वही है जिस पर मेरा शक था। तो जैसे ही पता चला मैं आप लोगों के पास आ गया हूँ। तब FBI बताती है, बोलती है कि बताओ वो कौन है। तब डेविड कजेंसी बोलता है कि वो कोई और नहीं, मेरा ही भाई टेड कजेंसी है, जो एक जीनियस है और उसके बारे में भी सब चीज़ बताता है कि साहब वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट था, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ था और उसके बारे में कुछ जब बातें बताता है तब FBI को लगता है कि हाँ ये तो बात सही है, लेकिन उसके लिए और भी कुछ सबूत चाहिए, तो करे तो क्या करें। लेकिन ये तो पता चल जाता है कि बम कौन भेज रहा था। उसके 1 दिन बाद ही ये बात लीक हो जाती है और पेपर में भी छप जाती है, क्योंकि जो डेविड कजेंसी जिस डिटेक्टिव को, प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया रहता है, उसका दोस्त कोई रिपोर्टर होता है, वो उसको जानकारी दे देता है और वो ये पेपर में छाप देता है कि जो इतने सालों से पैकेट बम मिल रहे हैं वो कोई और नहीं, एक डेड कजेंसी नाम का एक जीनियस सरफिरा टेररिस्ट है, वही ये सब करता है। अब पुलिस को लगता है कि शायद अब टेड कजेंसी वहाँ से भाग जाए। तुरंत वहाँ से पुलिस FBI की टीम तुरंत भागते हुए उस वीराने में, उस जगह पे जाती है जहाँ पे टेड कजेंसी रहा करता था। लेकिन जब जाकर वो लोग देखते हैं तो वहाँ से वो भागा नहीं रहता है और वहीं पर वो अपने कमरे में बैठा रहता है। अब FBI वहाँ से उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उसको लेके आती है और पहली बार उसको जब अदालत में पेश किया जाता है तो 1998 को टेड कजेंसी ने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और कबूल करने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम यूँ कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तब वो बताता है कि मैं पढ़ाई में बहुत जीनियस था और मैथ में तो मेरा कोई जवाब नहीं था और मैं सोचता था ये सब बच्चों का खेल है। लेकिन कई बार कई सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनको आदमी करना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। वैसा ही एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। जब भी मैं साइकोलॉजी के क्लास में अटेंड करने जाता था तो कुछ बच्चे होते थे जो मेरे को चिढ़ाया करते थे, मेरे को मारा करते थे और मेरा वीडियो बना के बाद में दिखाया करते थे। उस वक्त तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं किया और मैं कैलिफोर्निया चला गया, वहाँ पे प्रोफेसर की जॉब करने लगा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि शायद सब लोगों से बदला लेने का यही अच्छा तरीका है। फिर मैं वहाँ से आया और आने के बाद मैं एक वीराने में रहने लगा, अपने घर वालों को भी छोड़ दिया और फिर मैं प्रोफेसर और कुछ साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को भी सबको भेजना है, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी का फ़ायदा, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को भेजने लगा। जब टेड कजेंसी पूरा अदालत में सब बात सुनाता है तो अदालत ने फैसला सुनाया इसको उम्र कैद भर जेल में रखा जाए, यानी कि जब तक ये जिंदा रहे जेल में रहे। और जो कि जीनियस था, जिसका IQ लेवल 167 था,
वो अभी भी 2024 चल रहा है, अमेरिका की किसी जेल में वो बंद है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक तरह से उसको टेररिस्ट भी कहा जा सकता है, और वो जीनियस भी था। अगर वो अपना दिमाग सही काम में और सही चीज़ों पर लगाया होता तो शायद वो भी आज एक साइंटिस्ट होता और न जाने कितना बड़ा आदमी बन गया होता। लेकिन बुरा कामों का बुरा नतीजा होता है, बोला जाता है। तो आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस एक कहानी सुनाने का उद्देश्य था कि कई बार मुजरिम अपराधी लोग जुर्म नहीं करते हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग से भी जुर्म हो जाते हैं, और पढ़े लिखे काबिल लोग भी इसके रास्ते पे चलने लगते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।